हेलो फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं लेक्चर नंबर 5 ऑन द सब्जेक्ट जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ ईपीएफओ यूपीएससी एग्जाम। दोस्तों, इस लेक्चर में हम कवर करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग एजम्पशंस। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखें। तो मैं सीए रोहित कौशिक आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल सीए रोहित कौशिक पर। So friends, what is accounting principles? Accounting principles are rules, guidelines and best practices to be followed by the entities to record business transactions and to prepare and present financial statement. Okay दोस्तों, चलिए सर थोड़ा सा आसान लैंग्वेज में समझाओ। पता नहीं आपने क्या बोल दिया, सब कुछ सिर के ऊपर से गया, बाउंसर लगी है बाउंसर। कोई नहीं दोस्तों, अब मैं आपको बाउंसर नहीं मानूंगा मैं आपको, ठीक है। चलो देखते हैं आसान भाषा में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स दोस्तों रूल्स है, गाइडलाइंस है एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस है। ओके, अब ये रूल्स, गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस किस लिए बनाई गई दोस्तों? स्पेशली दो काम करने के लिए। पहला काम टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शंस। बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो हम रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स को रिकॉर्ड करते हैं, परचेज को रिकॉर्ड करते हैं। ओके, और दूसरा है टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए और उसको प्रेजेंट करने के लिए रूल्स, गाइडलाइंस और बेस्ट प्रैक्टिसेस बनाई गई। ठीक है दोस्तों, अब क्या है फिनेंशियल स्टेटमेंट दोस्तों? फिनेंशियल स्टेटमेंट है आपके फाइनल अकाउंट्स। ईयर एंड में जो स्टेटमेंट्स हम बनाते हैं, जैसे बैलेंस शीट बनाते हैं, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, तो दोस्तों उसको प्रेजेंट करने के लिए, बैलेंस शीट P&L को प्रेजेंट करने के लिए एंड उसको प्रिपेयर करने के लिए ये रूल्स, गाइडलाइंस एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस हेल्प करते हैं। अब दोस्तों रिकॉर्डिंग में कैसे हेल्प करते हैं, इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आया हूं। अब जब हम सेल्स रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों, तो उसके लिए एक रूल बनाया गया। क्या? उसके लिए एक प्रिंसिपल बनाया गया। क्या बनाया गया कि क्रेडिट में अगर गुड्स सोल्ड की है तो उसको हम सेल्स कंसीडर कर लेंगे। ओके दोस्तों, ऐसे ही जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें जो असेट दिखाएंगे हम, उस असेट में से डेप्रिसिएशन रिड्यूस करके दिखाएंगे। ये भी एक अकाउंटिंग का रूल है, प्रिंसिपल है। ओके दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर मेरी एक क्वेरी है। हाँ दोस्त बोल, तेरी क्या क्वेरी है? सर मेरी एक क्वेरी है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने कैसे बने ये? हाँ दोस्तों, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है ये, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। दोस्तों पुराने टाइम में क्या होता था कि अलग अलग बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अकाउंटिंग में अलग अलग तरीके फॉलो करते थे। आपको पता होगा पहले जो अकाउंटिंग करते थे, एक मुंशी जी होते थे, मुनीम जी जिसको बोल देते थे। वो ऐसे चश्मा करके बैठे रहते थे, अगर आपने हिंदी मूवीज में भी देखा होगा, है ना दोस्तों। तो चलो, अब क्या होता था पास्ट में जो अकाउंटिंग होती थी, सबके अपने अपने तरीके थे। और एक प्रॉब्लम अक्सर आती थी कि हम एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का डाटा दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के डाटा से कंपेयर नहीं कर पाते थे। हमें ये नहीं पता लग पाता था कि हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो दोस्तों सबकी अकाउंटिंग में यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाए गए। अब क्या हो गया कि अब पूरे वर्ल्ड वाइड एक ही तरीका फॉलो होता है अकाउंटिंग करने का। एग्जाम्पल के तौर पे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओके दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। इन यूएस
इन यूनाइटेड स्टेट्स फिनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड FASB, यस फ्रेंड्स, वहां पे FASB जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बनाते हैं। ओके, FASB हैज इश्यूड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन फॉर्म ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसको इन शॉर्ट GAAP गैप्स भी बोलते हैं। ठीक है, इन इंडिया, अब अपने देश की बात करेंगे, अपनी मातृभूमि की बात करेंगे दोस्तों। चलो, इन इंडिया जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। यस फ्रेंड्स, इंडिया में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में है एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की फॉर्म में है। ओके दोस्तों, चलिए, यूनिफॉर्म अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स रिड्यूस कंसिस्टेंसी विच हेल्प्स इन presenting true and fair view of statement of affairs and making comparison easier। yes friends, दो बिजनेसेस में अगर दो सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो होते हैं तो दोस्तों कंसिस्टेंसी को हम रिड्यूस कर देते हैं, जिससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा, आपका जो बिजनेस है उसके अफेयर्स जो है ट्रू एंड फेयर हो जाएंगे, उसकी जो एसेट्स, उसकी लायबिलिटीज, उसकी कैपिटल, उसके प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ट्रू होंगी, वो फेयर होंगी। ओके दोस्तों, इसके अलावा कंपैरिजन करना भी आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करेंगे और जो बोर्ड पे लिखा है उसको नोट करेंगे। हम अगली स्लाइड पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंटिन्यू करेंगे। फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अब जो पॉइंट आपके सामने आएगा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, चलो, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स प्रोवाइड बेसिस फॉर व्हाट? रिकॉग्निशन ऑफ एन आइटम एज इनकम, एक्सपेंस, एसेट और लायबिलिटी। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं ये जानने में कि हमें कि एक पर्टिकुलर आइटम को एसेट मानना है, लायबिलिटी मानना है, एक्सपेंस मानना है या इनकम मानना है। ओके दोस्तों, समझ में आ गई बात? चलो, एक एग्जांपल मैंने आपको यहां पे दिया है। दोस्तों, जो हमारी एसेट होती है उसके कॉस्ट का कुछ पार्ट हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं एसेट के रूप में, और कुछ पार्ट जो है हम एक्सपेंस मानते हैं एज डेप्रिसिएशन। ओके दोस्तों, चलो, अब दूसरा पॉइंट क्या है? एट व्हाट अमाउंट द आइटम शुड बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। दोस्तों, किस अमाउंट पे हमें एक आइटम दिखाना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ये जानने के लिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हमारी हेल्प करते हैं। इसके लिए भी एक एग्जांपल है। दोस्तों, मान लीजिए कैश में जो सेल्स की 10 लाख थी, क्रेडिट में जो सेल्स थी वो 5 लाख थी। अब टोटल सेल्स जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाएंगे वो कैश वाले भी दिखाएंगे, क्रेडिट वाले भी दिखाएंगे। तो क्रेडिट सेल्स 15 लाख। ओके दोस्तों, बात समझ में आ गई होगी। थर्ड पॉइंट, हाउ टू प्रेजेंट द आइटम्स इन फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में हम एक आइटम को कैसे शो करेंगे, इसके लिए भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हेल्प करते हैं दोस्तों। चलो, एग्जांपल देखते हैं। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय प्रोप्राइटर इनटू हिज बिजनेस शुड बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट एज कैपिटल। यस फ्रेंड्स, ओनर ने, प्रोप्राइटर ने जो बिजनेस में पैसा लगाया है उसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में दिखाया जाता है कैपिटल के रूप में। ओके दोस्तों, आई होप अभी तक जो मैंने करवाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द टू पार्ट्स। यस फ्रेंड्स, आपको जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पढ़ाए जाते हैं, सिखाए जाते हैं, वो दो पार्ट्स में होते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर बात करूं तो वो है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, और सेकंड की बात करूं तो वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी आप क्या करें, जो बोर्ड पे लिखा है उसे नोट करें, वीडियो को पॉज करके, फिर मैं अगली स्लाइड पे आपको क्या करवाऊंगा, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड अकाउंटिंग
conventions in detail. Okay, note it down. इन द प्रीवियस स्लाइड हमने किया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की दो कैटेगरी होती है, फर्स्ट अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड सेकंड अकाउंटिंग कन्वेंशंस। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है और अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है। अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की दोस्तों, तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर बेसिक assumptions and rules for recording business transactions and to prepare financial statement. Yes friends, accounting principles की डेफिनेशन में भी कुछ हमने ऐसा पढ़ा था। तो दोस्तों यहां पे क्या कवर्ड है? यहां पे बेसिक assumptions और रूल्स कवर्ड है फॉर मेकिंग फिनेंशियल स्टेटमेंट और फॉर रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है दोस्तों, फॉर एग्जाम्पल क्या है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का दोस्तों? एक एग्जाम्पल मैं लेता हूं, जैसे बिजनेस और प्रोप्राइटर शुड बी कंसीडर्ड एज डिफरेंट पर्सन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। यस फ्रेंड्स, एज पर वन ऑफ द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट बिजनेस को और बिजनेस के मालिक को अलग अलग पर्सन माना जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है दोस्तों, चलिए नाउ हम देखेंगे कि अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या होती है। अकाउंटिंग कन्वेंशन क्या है दोस्तों? Accountancy is based on the usage and customs which is in use since long. Naturally, accountants have to adopt that usage or customs. These are termed as convention in accounting. दोस्तों, पुराने टाइम में कुछ रिजल्ट्स थे, कुछ यूसेज थे एंड कुछ कस्टम थे जिसके बेस पर अकाउंटिंग की जाती थी। अब कुछ यूसेज और कुछ कस्टम जो आज भी यूज में है दोस्तों, उनको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सर समझ में तो आया लेकिन कम आया, थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ तो समझ में आएगा। दोस्तों आपको पता होगा पुराने लोग क्या कहते थे कि अगर आपको लगता है फ्यूचर में अगर लॉस होने वाला है तो उसकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करो। उसको फेस करने के लिए, उस लॉस को फेस करने के लिए प्रिपरेशन आज से ही करो। और अगर फ्यूचर में कुछ प्रॉफिट होने वाला है उसके लिए आज एक्साइटेड ना हो। तो दोस्तों ये भी एक अपने आप में कन्वेंशन है। तो एग्जांपल क्या है? डू नॉट एंटिसिपेट प्रॉफिट्स बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। मतलब फ्यूचर में आने वाले लॉस को आज लॉस मान लीजिए, लेकिन फ्यूचर में आने वाले गेन को हम आज गेन नहीं मानेंगे। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी आप क्या करेंगे, वीडियो को पॉज करके जो भी बोर्ड पे लिखा है नोट करेंगे, फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों अब हम करेंगे 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसकी लिस्ट है आपके सामने। तो दोस्तों अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स टू 14 अकाउंटिंग प्रिंसिपल हम कवर करेंगे अब आगे। ठीक है, हाँ, इसमें फर्स्ट 10 जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं फ्रेंड्स, वो आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की फॉर्म में पढ़ेंगे। और लास्ट के जो 4 आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं मेरे दोस्तों, आप उसको अकाउंटिंग कन्वेंशन की फॉर्म में पढ़ेंगे। ओके, हाँ, आपके पास कोई भी एक प्रिंसिपल, या तो वो प्रिंसिपल के नाम से पूछा जाएगा या वो आपसे पूछा जाएगा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के नाम से या अकाउंटिंग कन्वेंशन के नाम से। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस है कुछ, ऑल्दो आपको ये अलग से नहीं पढ़नी, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस यहां पर ही कवर हो जाएंगी। इसमें ही अकाउंटिंग एजम्पशंस हैं 3, एक्रूअल, कंसिस्टेंसी और गोइंग कंसर्न। आप इनको यहीं पर कवर करेंगे। एग्जाम में अगर पूछा जाए फंडामेंटल्स अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, तो दोस्तों आप 3 जो एजम्पशंस है, 3 जो प्रिंसिपल्स है, इनको एक्सप्लेन करेंगे तो आपकी फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस भी एक्सप्लेन हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों,
तो आई थिंक आपको अभी तक जितना भी मैंने करवाया अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए अब हम आगे मूव करते हैं हमारे फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे आपके स्कूल के बारे में बातें करना चाहूंगा। मान लीजिए अगर ऐसा हो जाए, आपका जो एडमिशन है वो फर्स्ट क्लास में हो और आपको एग्जाम केवल एक बार देने हो, वो भी 12th पास करने के लिए, मतलब फर्स्ट ईयर से लेकर 12th क्लास तक कोई भी एग्जाम ना हो, तो कैसा होगा दोस्तों? सर मजा आ जाएगा, जलसा हो जाएगा, जलसा। इससे बढ़िया तो कोई बात हो ही नहीं सकती। दोस्तों बिल्कुल आपको ऐसा ही लगेगा, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ऐसा अगर हो गया तो आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ही नहीं। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई करेंगे भी तो आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता नहीं लग पाएगा। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं वो किस डायरेक्शन में जा रही है, इसके बारे में नहीं पता लग पाएगा। ओके, इसीलिए क्या किया गया है, आपके 12 इयर्स की जो स्कूल लाइफ है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, सो दैट एवरी ईयर के एंड में आपकी परफॉर्मेंस के बारे में पता लग जाए और आपकी स्टडी अच्छे से कंप्लीट हो। ओके, तो दोस्तों सिमिलरली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी कुछ ऐसा ही होता है। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की जो लाइफ होती है दोस्तों, ये माना जाता है कि वो लंबे टाइम तक होती है। मतलब एक बिजनेस के अकाउंट्स जब मेंटेन किए जाते हैं तो ये मान के मेंटेन किए जाते हैं कि बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलेगा। ओके, तो अगर हम बिजनेस की परफॉर्मेंस की मेजरमेंट हम लाइफ के एंड में करें तो क्या दोस्तों सही होगा? प्रॉफिट की कैलकुलेशन लाइफ की एंड में करें तो दोस्तों सही होगा? नहीं सर, बिल्कुल भी सही नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, तो जैसे आपके स्कूल लाइफ को 12 इयर्स में डिवाइड किया गया है, ऐसे ही एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ को भी स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। और जो ये स्मॉल पार्ट होते हैं जनरली ये 1 ईयर के होते हैं और हर ईयर के एंड पे परफॉर्मेंस की मेजरमेंट होती है, प्रॉफिट की कैलकुलेशन होती है एंड बैलेंस शीट बनाई जाती है, जहां पे असेट और लायबिलिटी के बारे में पता लगता है। ओके, तो दोस्तों जो ये आपके स्मॉल पार्ट जो 1 ईयर के होते हैं, इसको बोलते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ओके, चलो इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके आया हूं। ये है दोस्तों एग्जांपल एक टेक्सटाइल मिल का, जिसकी लाइफ है 100 इयर्स। ओके, हम चाहते तो क्या करते कि बिजनेस आज स्टार्ट करते और 100 ईयर के बाद हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन करते। हम चाहते तो परफॉर्मेंस की जो मेजरमेंट है वो 100 ईयर के बाद करते, लेकिन दोस्तों ऐसा करते तो शॉर्ट टाइम में हम कैसा परफॉर्म कर रहे हैं हमें पता नहीं लगेगा। यहां तक कि जो हमारे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग है उनको जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों हमने क्या किया, हमने लाइफ ऑफ मील को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट को हमने एक ईयर माना। ओके, तो दिस इज ईयर 1, दिस इज ईयर 2, दिस इज ईयर 3, दिस इज ईयर 4। और हाँ, हर ईयर के एंड में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, बैलेंस शीट बनाई, यहां पर बनाया, यहां पर भी, यहां पर भी। ओके, तो दोस्तों परफॉर्मेंस की मेजरमेंट अब हम जो है वो कहां पे करते हैं, ईयर के एंड में करते हैं। और जिस ईयर के एंड में हम परफॉर्मेंस की मेजरमेंट करते हैं दोस्तों, उसको बोलते हैं दोस्तों अकाउंटिंग पीरियड। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब हम आगे मूव करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं क्या है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। चलो
फर्स्ट पॉइंट, लाइफ ऑफ एंटिटी इज ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीरियड्स एंड द एंड ऑफ ईच सच पीरियड फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है दोस्तों? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जहां पे हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, और बैलेंस शीट जहां पर हम असेट और लायबिलिटी की वैल्यू डिसाइड करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, इज प्रिपेयर्ड। सच स्मॉलर पीरियड इज नोन एज अकाउंटिंग पीरियड। मतलब जो एक साल के जो हमने स्मॉलर पार्ट बनाए थे, उस एक साल के एंड में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, और ये जो एक साल है इसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। ओके दोस्तों, चलिए, अकाउंटिंग पीरियड कैन बी ऑफ 1 ईयर। हाँ दोस्तों, ये एक साल का भी हो सकता है, 6 महीने का भी, 9 महीने का भी, या 15 महीने का भी। जनरली ये एक साल का होता है। ओके, दूसरी बात, इसके अलावा दोस्तों, हाँ, इट कैन बी कैलेंडर ईयर एंड इट कैन बी फिनेंशियल ईयर। कैलेंडर ईयर आपको पता है 1 जनवरी को स्टार्ट होता है, 31 दिसंबर को खत्म होता है। ओके, ऐसे ही फिनेंशियल ईयर जो है वो 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कोई भी हो सकता है, कैलेंडर ईयर भी हो सकता है और फिनेंशियल ईयर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते हैं। Life of entity should be broken into accounting periods because performance and financial position of entity can be measured at regular interval. That is, profit and value of assets and liabilities can be computed at the end of every year. Yes friends, शॉर्ट टर्म में परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए, इसके अलावा एसेट और लायबिलिटी की वैल्यू को पता लगाने के लिए अकाउंटिंग पीरियड बनाते हैं। ओके, चलिए, this concept is also useful for users of accounting like management, bankers and government. अब दोस्तों, मैनेजमेंट की कैसे हेल्प करता है? मैनेजमेंट को दोस्तों पता लगाना होता है रेगुलर बेसिस पे परफॉर्मेंस के बारे में, प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में, सो दैट फ्यूचर के लिए डिसीजन मेकिंग कर सके। ओके, ऐसे ही बैंकर हमें लोन देते हैं, हमें हमारे यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उन्हें क्या चाहिए कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाए और उनको इंटरेस्ट भी टाइम पे मिलता रहे। इसके लिए उनको अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल की जरूरत होती है। ऐसे ही गवर्नमेंट को हर ईयर के एंड में टैक्स चाहिए होता है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट गवर्नमेंट की भी हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों, चले, इसके अलावा this concept also facilitates in comparing of financial statement for 2 different periods. Yes दोस्तों, इस ईयर की प्रॉफिटेबिलिटी को, इस ईयर के प्रॉफिट को हम पिछले ईयर के प्रॉफिट से कैलकुलेट कर सकते हैं। कब? जब अकाउंटिंग पीरियड्स डिजाइन किए होंगे। ओके, और हाँ, अगर अकाउंटिंग पीरियड्स होंगे ही नहीं तो दोस्तों कंपैरिजन भी नहीं होगा। ओके, चलिए, नेक्स्ट है आपका यूनिफॉर्म एंड कंसिस्टेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर एसरटेनिंग द प्रॉफिट एंड एसेट्स। यस फ्रेंड्स, हमारे जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो हम करते हैं वो यूनिफॉर्म हो जाएंगे, वो कंसिस्टेंट हो जाएंगे। इस ईयर का डाटा पिछले ईयर से डाटा के कंसिस्टेंट हो जाएगा। ओके, तो दोस्तों आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा जो हमने आज की वीडियो में किया है। ये था हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।